तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगला बड़ा स्टार कौन होगा, इसका फैसला वो छोटा सा क्लिक ही करता है। ये पावर हम सबके हाथों में है। आज हम बांग्लादेश की एक ऐसी घटना पर बात करेंगे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। देखिए, कहानी शुरू होती है बस एक आरोप से, जिसके बाद एक भीड़ खुद ही कानून बन जाती है, और ये सब कुछ होता है एक बड़े सियासी उथल-पुथल के माहौल में। तो इस पूरी घटना की जो जड़ थी वो था ईश्वर निंदा का एक आरोप। यही वो चिंगारी थी जिसने मायमनसिंह बांग्लादेश में हिंसा की एक भयानक आग भड़का दी। और इसके बाद जो हुआ वो वाकई बहुत गंभीर और चौंकाने वाला था। एक भीड़ ने, आप सोचिए, खुद ही जज बनकर खुद ही फैसला सुना दिया और एक इंसान की जान ले ली। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमें इस पूरी कहानी को बहुत ही गंभीरता से देखने पर मजबूर करती है। इस पूरी दर्दनाक कहानी के केंद्र में थे दीपू चंद्र दास। वो एक हिंदू व्यक्ति थे जिन्हें एक इस्लामी भीड़ ने अपना निशाना बनाया और बेरहमी से उनकी जान ले ली। दीपू चंद्र दास सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो एक 25 साल के नौजवान थे, एक फैक्ट्री में काम करते थे और अपने पूरे परिवार का पेट पालने वाले अकेले इंसान थे। उनके परिवार में उनके विकलांग पिता, माँ, पत्नी और एक बच्चा भी था। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, इसे कहते हैं लिंचिंग। मतलब जब एक भीड़ इकट्ठा होकर बिना किसी कोर्ट कचहरी के किसी की जान ले लेती है, और इसका मकसद अक्सर किसी खास समुदाय में खौफ पैदा करना होता है। ये एक ऐसी कहानी है जो कानून, व्यवस्था और इंसानियत पर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। तो चलिए इस मामले को जरा गहराई से समझते हैं। सब कुछ शुरू हुआ एक आरोप के साथ। एक फैक्ट्री में काम करने वाले एक आम मजदूर पर ईश निंदा यानी धर्म के अपमान का इल्जाम लगाया गया, और बस यहीं से हालात बेकाबू होने शुरू हो गए। जैसे ही माहौल में तनाव बढ़ा, पुलिस ने दखल दिया। उस शख्स को भीड़ से निकालकर प्रोटेक्टिव कस्टडी में यानी अपनी हिफाजत में ले लिया। अब तो उसे पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिए था, है ना? और यहीं पर खड़ा होता है सबसे बड़ा और परेशान करने वाला सवाल कि अगर वो इंसान पुलिस की हिफाजत में था, तो फिर एक हिंसक भीड़ उसे लिंच कर देने में कामयाब कैसे हो गई? आइए इसी सवाल की परतों को खोलते हैं। तो हुआ ये कि जैसे ही आरोप लगा, भीड़ ने दीपू पर हमला कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और उसे भीड़ के चंगुल से छुड़ाया गया। उसे बाकायदा पुलिस की सुरक्षा में ले लिया गया। यहाँ तक कि हिरासत में दीपू ने साफ साफ कहा था कि वो बेकसूर है और ये उसके खिलाफ एक साजिश है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ क्या? वो कौन सी कड़ी थी जो टूट गई, जिसके बाद पुलिस की सुरक्षा में रखा गया एक इंसान भीड़ के हवाले हो गया? अब देखिए, यहाँ दो बातें सामने आती हैं और दोनों ही बहुत परेशान करने वाली हैं। एक शक ये है कि कहीं पुलिस ने ही मिलीभगत करके दीपू को भीड़ को सौंप तो नहीं दिया, और दूसरी संभावना ये है कि शायद कट्टरपंथियों की भीड़ इतनी ज्यादा और उग्र थी कि पुलिस बेबस हो गई और वो दीपू को खींच ले गई। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, अंजाम दिल दहला देने वाला था। दीपू चंद्र दास की सरेआम लिंचिंग कर दी गई। भीड़ ने उसे बेरहमी से पीटा, लटकाया और फिर जला दिया। ये इस बात का सबूत है कि उसे बचाने की कोशिश पूरी तरह से नाकाम रही। इस पूरी त्रासदी का परिवार पर क्या असर हुआ, इसे समझने के लिए हमें पीड़ित के पिता रवि लाल दास की बात को सुनना ही होगा। उनके पिता ने जो बताया वो सुनकर रूह कांप जाती है। उन्हें इस खौफनाक घटना की पहली खबर फेसबुक से मिली। उन्होंने कहा, पहले तो फेसबुक पर सुना, फिर लोग बातें करने लगे। मेरे चाचा ने 10.5 घंटे बाद आकर बताया कि वो मेरे बेटे को ले गए और एक पेड़ से बांध दिया है। रवि लाल दास ने जो आगे बताया उसे बयान करना भी मुश्किल है। उन्होंने बताया कि भीड़ ने उनके बेटे पर केरोसिन डालकर उसे जिंदा जला दिया और इसके बाद उसके जले हुए धड़ और सिर को बाहर लटका दिया गया। अब थोड़ा सा पीछे हटकर पूरे मामले को देखते हैं। ये घटना अचानक से नहीं हुई। इसके पीछे बांग्लादेश में पहले से चल रही अशांति और सियासी तनाव का एक पूरा माहौल था। तो ये सब आपस में जुड़ा कैसे है? देखिए, कुछ महीने पहले एक कट्टरपंथी नेता हादी की हत्या होती है। उसकी मौत के बाद गुरुवार को ढाका में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं और ठीक उसी रात ढाका से 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर मेमनसिंह में दीपू चंद्र दास की लिंचिंग हो जाती है। सवाल ये उठता है कि एक नेता की मौत का गुस्सा एक बेगुनाह पर आखिर क्यों और कैसे निकला?
इस पूरे माहौल पर उस समय के पूर्व सूचना मंत्री मोहम्मद अली अराफात ने बहुत गहरी चिंता जताई थी। उनका कहना था कि हादी की मौत पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उन पर जिहादी और कट्टरपंथी इस्लामी ताकतों ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया कि भीड़ में अल कायदा से जुड़े समूहों के लोग थे और ISIS के झंडे भी लहराए जा रहे थे। जाहिर है, इस भयानक घटना का असर सिर्फ दीपू की मौत तक ही नहीं रहा। इसके बाद जो हुआ, उसने परिवार और समाज पर एक गहरा जख्म छोड़ दिया। इस घटना के बाद दुनिया भर में गुस्सा देखने को मिला। शशि थरूर जैसे कई लोगों ने इस अपराध की कड़ी निंदा की। उन्होंने ये तो माना कि बांग्लादेश सरकार ने इस घटना की निंदा की है, लेकिन साथ ही जोर देके ये भी कहा कि सिर्फ निंदा काफी नहीं है, हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे। लेकिन यहीं पर एक बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ सरकार ने एक बहुत सख्त बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित के पिता रवि लाल दास का कहना था कि सरकार की तरफ से किसी ने भी उनसे संपर्क नहीं किया, कोई आश्वासन तक नहीं दिया। गरीबों का कोई नहीं होता, उनके पास न देश बचा न धर्म। ये शब्द इस पूरी त्रासदी के दर्द को शायद सबसे बेहतर तरीके से बयान करते हैं। सोचिए उस परिवार के बारे में जिसने सिर्फ अपना बेटा नहीं खोया, बल्कि घर चलाने वाला अपना इकलौता जरिया भी खो दिया। ये दिखाता है कि ऐसी घटनाओं के बाद पीड़ित परिवार कितने बेबस और लाचार हो जाते हैं। और आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुकते हैं कि जब कोई इंसान स्टेट की यानी सरकार की कस्टडी में हो और फिर भी भीड़ उसे मार डाले, तो इसकी जवाबदेही आखिर किसकी है? सिस्टम की, उस भीड़ की, या उन हालात की जो इस तरह के जुनून को पैदा करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।